हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कंस्ट्रक्टिविज्म को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि कैसे ये मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और वो कंस्ट्रक्शंस कैसे की जाती हैं? थ्रू आइडेंटिटीज, नॉर्म्स, इंटरेस्ट एंड कल्चर्स। ये नेशन स्टेट्स के बीच में इंटरैक्शंस की स्टडी को सपोर्ट करता है, बिकॉज यही इंटरैक्शंस जो हैं वो आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। नेशन स्टेट्स की आइडेंटिटीज क्रिएट की जाती हैं या कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। सो विद इन कंस्ट्रक्टिविज्म सेवरल ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है, जिनमें आती है मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म, मॉडर्निस्ट लिंग्विस्टिक और रूल ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म और क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। और ऐसा नहीं है कि इन टाइप्स के जो आइडियाज हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपको कुछ ब्रांचेस के आइडियाज के बीच में सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग देम। सबसे पहली ब्रांच या टाइप आती है मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको कि ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्टिविज्म और नियो क्लासिकल कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला जाता है। और इसका फोकस होता है किस पर? ऑब्जेक्टिव हर्म्यूनेटिक्स पर। हर्म्यूनेटिक्स बेसिकली एक मेथड होता है इंटरप्रिटेशन का। इसका मेन पर्पस होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को जानना। लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं और क्यों वो कहते हैं और उसको करते हैं। और ऑब्जेक्टिव हर्म्यूनेटिक्स क्या कहता है? ये सोशल रियलिटी को समझने की बात करता है, उसको एक्सप्लेन करने की बात करता है। वाई? बिकॉज सोशल रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एंड सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है हमारी नॉलेज द्वारा, जो कि बनती है हमारी इंटरैक्शन से और हमारी परसेप्शन से। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हर्म्यूनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये नियो कैंटियंस द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। ये ऐसे थिंकर्स थे जो कैंट के आइडियाज को 19th सेंचुरी में दोबारा से रिवाइव करना चाहते थे। और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए दिया क्योंकि ये जो आइडिया है, इट इज इंस्पायर्ड बाय कैंट हिमसेल्फ। कैंट या कांट दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस इनके नाम की सही हैं। वो मानते थे कि जो हमारी नॉलेज होती है किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में, वो हमारी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस से प्रभावित होती है। तो इस आइडिया पर ही बेस्ड था ऑब्जेक्टिव हर्म्यूनेटिक्स। तो मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि हमें कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस को समझने की जरूरत है, और साथ ही साथ ऐसी मोटिवेशंस को समझने की जरूरत है जिनकी वजह से एक्शंस लिए जाते हैं। तो यहां ये बात कर रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस की। ये मानता है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स भी कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं, विच मीन्स कोई भी अगर इवेंट होता है, उस इवेंट के होने के पीछे कुछ कॉजेज या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो होता है, और उन्हीं कॉजेज या रीजंस का इफेक्ट होता है वो हिस्टोरिकल इवेंट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में अगर हम जाने तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक हिस्टोरिकल इवेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म हमें उसके पीछे के कॉजेज को समझना चाहिए कि वो क्यों हुआ। उन कॉजेज को अंडरस्टैंड करके हमें ये पता चलेगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो उन कॉजेज का ही एक इफेक्ट है। अलेक्जेंडर वेंट भी मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म के एक प्रोपोनेंट हैं, और उनके जो आइडियाज हैं मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म और वेंस कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके थ्रू वो नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं और अपना एक वर्जन प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का। उनका ये मानना है कि नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का जो वर्जन प्रेजेंट करते हैं वो फॉल्टी है, उसमें गलतियां हैं। नियो रियलिज्म तो बहुत ही ज्यादा पावर फैक्टर्स पर फोकस करता है, क्योंकि नियो रियलिस्ट मानते हैं दैट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज डिफाइंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल कैपेबिलिटीज। इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किया जाता है इस बेसिस पर कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल कैपेबिलिटीज कैसा है, कितनी मेजर पावर्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। उसी के बेसिस पर इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। अगर एक पावर है तो यूनिपोलर वर्ल्ड, दो पावर हैं
तो बाइपोलर वर्ल्ड, मल्टीपल पावर्स हैं तो मल्टीपोलर वर्ल्ड। वही नियो लिबरलिज्म बात करता है कैपेबिलिटीज और इंस्टीट्यूशंस की। नियो लिबरलिस्ट ये मानते हैं कि स्ट्रक्चर के थ्रू नेशन स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को इनहैंस किया जा सकता है, साथ ही साथ नेशन स्टेट्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑपरेशन को भी इनहैंस किया जा सकता है, जिससे उनके बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बनती है। बट वेंट मानते हैं स्ट्रक्चर को एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज। वो दोनों नियो रियलिस्ट और नियो लिबरलिस्ट आइडियाज को रिजेक्ट कर देते हैं, बल्कि वो तो मानते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू आइडियाज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में नेशन स्टेट्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं और इन्हीं इंटरैक्शंस के थ्रू वो एक दूसरे के बारे में एक आइडिया फॉर्म करती हैं। तो इसी प्रकार स्ट्रक्चर के थ्रू आइडियाज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म के मेन सपोर्टर्स हैं इमैनुअल एडलर, पीटर कैटजिनस्टन, जॉन रगी, टॉमस रीस कैपन, माइकल बॉनेट, माडा बुकोवांस्की, जेफरी चेकल, मार्था फिनेमोर और जेफरी लेग्रो। So there are a lot of supporters of modernist constructivism जो ऑब्जेक्टिव हर्म्यूनेटिक्स की बात करता है, उस पर बेस्ड है, हिस्टोरिकल प्रोसेस को जानने की बात करता है थ्रू अप्लाइंग द कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, एज वेल एज इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पर भी अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करता है। सेकेंड ब्रांच और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज द मॉडर्निस्ट लिंग्विस्टिक और रूल ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि एनालाइज करता है कि कैसे डिस्कोर्स और स्पीच एक्ट्स सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, विच मीन्स कि कैसे हमारी स्पीच या बोलचाल और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज या डिस्कशन, जिसे डिस्कोर्स भी कहा जाता है, कैसे ये सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, विच मीन्स कि कैसे लैंग्वेज और डिस्कशन या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज सोशल रियलिटी को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। मॉडर्न लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्टिविस्ट में आते हैं निकोलस ऑनिफ, जो कि मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस को रूल्स द्वारा कंट्रोल या मेंटेन किया जाता है और ये रूल्स बनते हैं लैंग्वेजेस से, और इसीलिए ये एम्फसाइज करते हैं सब्जेक्टिव हर्म्यूनेटिक्स पर, जिसका मानना है कि रियलिटी क्रिएट की जाती है लैंग्वेज द्वारा और इसीलिए ऑब्जेक्टिव नॉलेज को अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो कम्युनिकेटर जो होता है वो अपनी स्पीचेस के थ्रू ऑडियंस को कुछ करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। तो एक कम्युनिकेटर अपनी स्पीच के थ्रू अपनी ऑडियंस को कुछ करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, और इन्हीं स्पीच एक्ट्स की तरह इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं रूल्स। और ये रूल्स किससे बनते हैं? ये भी तो लैंग्वेज से ही बनते हैं। ऑनर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में रूल्स का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट्स जो एक देश को गाइड करती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस की अलग अलग सिचुएशंस में। ये डिसाइड किया जाता है रूल्स द्वारा, और इस तरीके के 3 रूल्स बताए गए हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं। ये रूल्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझे थे। फर्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन रूल्स। These rules are about principles. ये एक स्टेट को इन्फॉर्म करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड वैल्यूज, आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। साथ ही साथ ये रूल्स बताते हैं कि क्यों हमें इन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन रूल्स का एग्जाम्पल है कि स्टेट की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना। फिर उसके बाद आते हैं डायरेक्टिव रूल्स, जो कि ये बताते हैं कि अगर रूल्स को वायलेट किया जाता है तो ऑफेंडर्स के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा। तो लाइक अगर कोई स्टेट सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, एक स्टेट दूसरी स्टेट पर हमला कर देती है, तो ऐसे ऑफेंडर्स को पनिश किया जाएगा थ्रू डायरेक्टिव रूल्स। इसमें स्टेट साथ में आ सकती हैं, ऑफेंडर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टिव रूल्स। फिर आते हैं कमिटमेंट रूल्स, विच जस्ट लाइक द नेम आर बेस्ड ऑन कमिटमेंट ऑफ द नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स कमिट करती हैं किसी कॉज के प्रति, वो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सकता है, ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं, और स्टेट्स इन कॉज के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करती हैं, वो भी कमिटमेंट रूल्स का एग्जाम्पल है। और इस टाइप के सपोर्टर्स हैं निकोलस ऑनिफ, फ्रेडरिक रेटॉकविल और नेटा क्रॉफर्ड।
तो जहां मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फसाइज करता था ऑब्जेक्टिव हर्मेनेटिक्स पर, रूल ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फसाइज करता है सब्जेक्टिव हर्मेनेटिक्स पर। तो इसीलिए ये एम्फसाइज करता है रूल्स पे विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू लैंग्वेज। उसके बाद आता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म इंस्पायर्ड है कुछ थिंकर्स के वर्क से, जिनमें आते हैं मार्टिन हाइडेगर, लुडविग विटकेंस्टीन, मिचेल फूको और जाक डेरिडा। और इसको रेडिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थियोरीज को चैलेंज करता है। ये कहता है कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम को ऐसी मेन स्ट्रीम थियोरी से इमेंसिपेट या फ्री करने की जरूरत है। तो ये लिबरलिज्म और रियलिज्म को उनके अनार्की पे स्टैंड के लिए क्रिटिसाइज करता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना है कि ये दोनों ही थियोरीज अनार्की को एक परमानेंट फीचर मानती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। और रिचर्ड एशले, जो कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के सपोर्टर हैं, वो मानते हैं कि मेन स्ट्रीम थियोरीज तो अनार्की को जस्टिफाई करती हैं क्योंकि वो उसे आईआर का एक परमानेंट फीचर मानती हैं, और वो अनार्की को हटाने की बात नहीं करती हैं, बल्कि ये बात करती हैं कि स्टेट्स को अनार्की में कैसे बिहेव करना चाहिए। और बजाय कि अनार्की को हटाने के, वो इस बारे में बात करती हैं कि स्टेट्स को अनार्की में बिहेव कैसे करना चाहिए। ये मेन स्ट्रीम थियोरीज किसी ऑल्टरनेटिव सिस्टम को डेवलप करने की बात भी नहीं करती हैं। इसके अलावा एशले ये भी कहते हैं कि अनार्की एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट की वजह से नहीं होती है, बल्कि इट इज द रिजल्ट ऑफ नेशन स्टेट रिलक्टेंस टू सरेंडर देयर सॉवरेनिटी। अनार्की इसलिए होती है क्योंकि नेशन स्टेट्स अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी सॉवरेनिटी किसी सेकेंड पार्टी को नहीं देना चाहते हैं। आरबीजे वॉकर, हु इज अनदर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वो भी रियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। वो मानते हैं कि रियलिज्म जो है ना, वो पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव थिंकिंग रखता है, इसीलिए ये सिर्फ वायलेंट प्रैक्टिसेस की बात करता है, वॉर को जस्टिफाई करता है। और वो ये भी मानते हैं कि इन मेन स्ट्रीम थियोरीज ने इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप को बहुत नैरो कर दिया है, क्योंकि इन थियोरीज का फोकस है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स अपने आप को कैसे मेंटेन रखें। तो वॉकर मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें ऐसे नए इश्यूज को इंक्लूड करने की जरूरत है जो कि ग्लोबल इंपॉर्टेंस के हों। इससे आईआर का स्कोप बढ़ेगा, लाइक एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स, साइबर क्राइम, विमेन राइट्स, इन सबको इंक्लूड करने की जरूरत है। और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में फेमिनिस्ट स्कॉलर्स भी इंक्लूडेड हैं, जिनमें आती हैं जेएन टिकनर, सिंथिया एनलो एंड क्रिस्टीन सिल्वेस्टर। वो मानती हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक मैस्कुलिन कंसेप्चुलाइजेशन कर दिया गया है। इसमें हम सिर्फ मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, लाइक पावर, वॉर, डिप्लोमेसी। तो वो इसी मैस्कुलिन कंसेप्चुलाइजेशन के अगेंस्ट हैं। ये मानती हैं कि रियलिज्म भी एक मैस्कुलिन थ्योरी है क्योंकि ये स्टेट को मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन करती है। इसलिए ये मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की थियोरीज को और कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रीडिफाइन करने की जरूरत है, नई थियोरीज और कॉन्सेप्ट्स लाने की जरूरत है। दिस इज व्हाट रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म इज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके सपोर्टर्स हैं एंड्रू लिंकलेटर, रॉबर्ट कॉक्स और हीथर रे। क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म ये मानता है कि हमारे माइंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है चीजों को ऑब्जर्व करने में और एक्सपीरियंस को समझने में। अगर हमारा माइंड ही एक्टिव स्टेट में नहीं होगा तो हम किसी इवेंट को ऑब्जर्व कैसे कर पाएंगे। हम क्लास में बैठे हैं, लेक्चर चल रहा है, हमारा माइंड कहीं और है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि लेक्चरर क्या समझा रहा है। सो माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रेटिंग द एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। और आईआर के पर्सपेक्टिव में क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये नहीं एग्जामिन या एनालाइज करते कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, बल्कि एग्जामिन करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसा होना चाहिए। और वो ये भी एग्जामिन करते हैं कि आईआर जैसा है वैसा वो क्यों बना, हाउ डिड इट बिकम दैट वे। तो ये मानते हैं कि जो प्रेजेंट इंटरनेशनल सिस्टम है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल प्रोसेस।
एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का ये रिजल्ट है और इसीलिए हमें इस हिस्टोरिकल प्रोसेस को समझना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बाइपोलर वर्ल्ड है तो हमें उसकी पीछे की हिस्टोरिकल प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि कैसे बाइपोलर वर्ल्ड बना, और इसी व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं एंड्रू लिंकलेटर और रॉबर्ट कॉक्स। सो दिस वाज क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म and these were the major types or branches within constructivism। वैसे तो ये 4 ब्रांचेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं इन अलग अलग ब्रांचेस के बीच में। सो आई होप द टॉपिक वाज क्लियर टू यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।